हेलो। आवाज आ रही है क्लियर? एक बार आवाज का बता दीजिए। हाँ ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू एडेंकल जेईई की तैयारी। माई सेल्फ रोहित पवार, योर मैकेनिकल फैकल्टी। यार एक तो मुझे आपको एक अच्छी गुड न्यूज भी देनी है साथ साथ, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज चल रही है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। जो आज की क्लास वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा बेसिक्स हो जाएगा, और उन बेसिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे क्वेश्चन वहीं से बनता है। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, रियली बात करूं, तो क्वेश्चन आज की क्लास से ही बन के आता है। वही चीजें जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टेट के बारे में, प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, फंक्शन क्या होंगे, उन्हीं सभी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा आपको कि आप क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीजें, वो सारी कंडीशन बताऊंगा, कौन सी अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो सारा डिटेल कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कुछ बच्चों के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है, वो आपको मिल भी गई होगी क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियोस आ चुकी है डीआरडीओ के बारे में। तो देखो बेसिकली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स जो चल रहा है सीरियसली ले लो इसको भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको जितना सीरियसली लोगे पढ़ लो, क्योंकि एसएससी जेई आपको पता है अभी नोटिफिकेशन में अभी बता देता हूं अभी। चलिए इसी के बाद बताता हूं सारी चीजें। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जितना भी डिटेल वर्जन आपको चाहिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जेईई की तैयारी यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है सेम, इसको सर्च करोगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सर्च करने में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लो। डायरेक्टली क्लिक करोगे एक दो बार, जाके वहां पे चले जाओगे, ज्वाइन कर लेना। तो सर पहले गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है, दो गुड न्यूज दे देता हूं आपको, और एसएससी के बारे में। पहले एसएससी जेई के बारे में दे देता हूं कि जो अभी वैकेंसीज भेजी गई है बीआरओ की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोक्सीमेट 70 वैकेंसीज है ना, और उनको सेंड किया गया है एसएससी को बीआरओ की तरफ से। जहां तक मुझे लगता है ये बीआरओ की वैकेंसीज होगी, तो 70 वैकेंसी को एसएससी जेई ने भेजा है। तो ये मैकेनिकल में, मैकेनिकल की बात करता हूं। अगर मैं सिविल की बात करता हूं भाई, तो भाई एसएससी जेई में 700 वैकेंसीज के अप्रोक्सीमेट भेजा गया है, सिविल में एसएससी को दी गई है। तो अब ये देखते हैं कंप्लीट है, क्योंकि 700 वैकेंसी अगर ये भेजी गई है तो यार मैं ये कहता हूं कि मजा आने वाला है। तो ये मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और ये सिविल के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कंफर्म न्यूज तो अभी तक यही है कि जो अब तक मैंने आपको ये डिटेल में बताया है, तो ये कंप्लीट काम बन जाएगा आपका, ठीक है बेटा। और अगर कोई प्रॉब्लम है आप जल्दी से जाके जुड़ जाइए, सारा काम चलेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करो ना। मैं ये कह रहा हूं कि यार आप है ना अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर कर दो कि भाई देखो ये काम चल रहा है। चलो इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आपको वैकेंसी बतानी है, डीआरडीओ। और आपको पता है कि डीआरडीओ की वैकेंसीज भी आ गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 294 टोटल वैकेंसीज है। जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है 294 वैकेंसीज है भाई, 294 वैकेंसीज है। बैच आ जाओ भाई, यहीं पे चल रहा है। तो अगर आप देखोगे नॉन टेक्निकल सब कुछ वहीं पे ही है, तो यार मजा आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आ जाएगा। बच्चे क्या कह रहे हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। अरे देखिए, जो तकरीबन वैकेंसीज जो मैंने बताई है 68, एक्चुअली में ये टोटल है 775, मैंने अप्रोक्सीमेट बताया था, और ये वैकेंसीज है 68 वैकेंसीज के अप्रोक्सीमेट भेजा गया है। तो देखो सिविल वालों की तो मैंने 700 कम हो गई, तो मुझे लगा 775 वैकेंसीज है वो। और डीआरडीओ में तो यार भर के वैकेंसीज है यार, इसमें तो मुझे लग रहा है कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपको तो बस एक ही टेंशन लेनी है कि किस तरीके से हम लोग यार यहाँ पे आए, पढ़े, और जितना पढ़ सकते हैं यार मजा आ जाएगा। देख लो, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, चलो अब मैं पढ़ाने की बात, देखिए वैकेंसीज भी तो बताना बहुत जरूरी है ना स्टूडेंट्स को कि हाँ सर वैकेंसीज आई है। और यार फिर मनोबल बनता है यार, कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ यार मैं तैयारी कर रहा हूँ। सर क्यों तैयारी कर रहा हूँ? इसलिए तैयारी कर रहा हूँ, डीआरडीओ एसएससी जेई में बीआरओ तो 68 वैकेंसीज है। उसके बाद काफी ज्यादा वैकेंसीज है जो आपकी एमईएस की अलग से वैकेंसीज आई है, एमईएस की काफी अलग से वैकेंसीज है। ये मैं सिर्फ बीआरओ के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप जल्दी से जाओ भाई और पढ़ना स्टार्ट करो। दोस्तों को भी बोल दो भाई आ जाइए। मैं फिर बोल रहा हूं अपने दोस्तों को भी बोलिए कि भाई आओ, सर पढ़ा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है आके क्लासेस को ज्वाइन कर लो। फूल पत्ती वाली क्लास नहीं है, बहुत बढ़िया क्लास है, कोई फूल पत्ती नहीं बेची जा रही है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। चलिए, कल हमने यस्टरडे क्लास में कुछ बातें की थी। यस्टरडे क्लास में, यस्टरडे के पार्ट 1 में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पार्ट 1 में मैंने कुछ आपको हिंट बताए थे कि सिस्टम क्या होता है आपका,
सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, जो ये कंडीशन बताई मैंने बाउंड्रीज के बारे में, ये आपको ध्यान में रखनी है और इसके बारे में ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में टुडे क्लास की बात करते हैं। टुडे क्लास चैप्टर नंबर जो बेसिक है क्लास नंबर 2 है। और बेटा अगर आप देख रहे हो तो मैं कमेंट बॉक्स बहुत कम देखता हूं, तो पढ़ा रहा हूं और एक साथ ही सबके कमेंट ले लूंगा। पहले समझ लेते क्या है। देखिए क्या कहा कि सर मैंने कल एक वर्ड बोला था मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो स्कोपिक अप्रोच, दृष्टिकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिकोण, और इसको बोलते हैं बेटा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये दो स्कोप पे हम काम करते हैं अप्रोचेस में, ठीक है जी। ये दो अप्रोच है, तो पढ़ते कौन से हम लोग, देखिए अगर आपसे कभी कोई पूछ ले भाई कौन सा पढ़ रहे, तो यार इसी को बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और इस वाले को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ते हम कौन से बेटा, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, देखो मैक्रो और माइक्रो दोनों में अंतर है। देखिए मैक्रो मींस होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, कहां पे, इंडिविजुअल बिहेवियर पे। ये क्या होता है आपका एवरेज बिहेवियर, एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताऊंगा ये कंसीडर क्यों किया गया, रीजन भी है, अभी बता दूंगा, अभी इसी टाइम पे ही बताऊंगा, क्योंकि बेसिक में ही अगर सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्या बेसिक सारी भी चीजें समझ में आएगी तो यार काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलो अभी तक कोई कमेंट नहीं आपका, ठीक है समझ में आ रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल एवरेज बिहेवियर सर कैसे कर रहे हैं, देखिए मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, और प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने बोला कि सर आपकी क्लास में कितने बच्चे होशियार हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, सर जल्दी टाइम है यार, जल्दी से निपटा देते हैं। तो मैंने 2-4 के नंबर पूछे, हाँ भाई कितने, 90 सर, 95 सर, 96, 98 ऐसे। तो मैंने बोला एवरेज ले लिया, मैंने कहा कि सर 95% नंबर है बच्चों के 10वीं क्लास में, एवरेज ये तो कहते ना, 95% बच्चे पास हो गए एवरेज। तो ये हो गया आपका टाइम को कंज्यूम, मतलब इजी हो गया ना, टाइम कंज्यूम थोड़ी है, बहुत कम टाइम लग रहा है, ये हो गया आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग। अब मैं इंडिविजुअल से पूछूं भाई आपके नंबर कितने, सर 10, 20, 30, 40, तो मैं एक एक के पास जाके पूछ रहा हूं कि भाई बताओ। तो ये आप 12th बेसिस पे पढ़ते हो, स्टैटिकलिस्ट, क्या स्टैटिकल अप्रोच को आप 12th लेवल पे, मतलब एक एक मोलिक्यूल लेवल पे पढ़ोगे, एक मोलिक्यूल को पकड़ा काम कर लिया। जैसे आपने देखा होगा वाटर के एक एक मोलिक्यूल को मैंने पकड़ा और उसके चेक कर रहा हूं यहाँ पे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, तो यार टाइम कंज्यूमिंग है ना। मैंने फिर उससे अच्छा क्या किया, मैक्रो अप्रोच ले लिया, ताकि मुझे लग रहा है कि यार क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है और एवरेज बिहेवियर पे मेरा काम चल गया। तो एवरेज बिहेवियर मैंने चेक किया तो मैक्रोस्कोपिक, अगर मैंने इंडिविजुअल बिहेवियर चेक किया तो माइक्रोस्कोपिक। तो सर कोई ऐसा डिफरेंस बताओ कि एक ऐसा वर्ड डिफरेंस बताओ जहां पे हमें टाइम कंज्यूम लग रहा है। मैं बताता हूं आपको हुआ क्या कि सर इतने तो बात ठीक है, आपने बता दिया क्लासिकल हम पढ़ते हैं, ये इंडिविजुअल बिहेवियर को देख रहे हैं, बट ये और कहां चेक हो सकता है, कहां पे वर्क कर सकते हैं हम लोग, सर जहां पे लो डेंसिटीज होती है, मतलब लार्ज वॉल्यूम पे अगर मुझे चेक करना है तो लार्ज वॉल्यूम पे भी चेक कर सकते हैं। अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा कैसे लार्ज वॉल्यूम पे, लो डेंसिटीज में जाके, या फिर लार्ज वॉल्यूम बोल सकते हो, वहां पे जाके हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं, वहां पे मैं इसको निकाल सकता हूं इजिली करके, है ना। तो वो इजिली क्या हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक में ही कन्वर्ट हो जाता है जाके। अब वॉल्यूम देखो, हाँ लार्ज वॉल्यूम है, हम ऊपर की तरफ चले गए, हम ऊपर चले गए, वॉल्यूम बढ़ता चला गया, बढ़ता जाए, मोलिक्यूल्स एक ही लेवल पे रखे अलग अलग हो गए। अब मैं क्या करूंगा सर, जहां पे 50 थे वहां पे 2 बचे, मैंने उनका एवरेज निकाल के बता दिया। लो डेंसिटीज में हम चेक कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, पर अभी ऐसा नहीं पूछेगा क्योंकि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चे ने कहा कि सर एक एग्जाम्पल बताइए, बेस्ट एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं आपको बताने के लिए एंट्रोपी का। सर अभी तक तो हमने एंट्रोपी पढ़ी ही नहीं है, पर मैं बता रहा हूं एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा, जो आप लोग बुक में पढ़ रहे हो, आप डेफिनेशन भी बताओगे थोड़े टाइम के बाद। सर आप मुझसे पूछा एंट्रोपी क्या है, सर आपने बोला रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आप समझना इसको, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर अभी बता दोगे, मैंने कहा कि बिल्कुल बेटा, आपका बेसिक चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, वही काम करो। तो मैंने एक बच्चे ने पूछा, जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं, न्यू बच्चों के लिए आएगा कि सर रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है, एंट्रोपी। तो सर मैं एंट्रोपी का एक फॉर्मूला लगाता हूं, ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी। एक उन्होंने बताया कि सर ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है।
मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है, बट अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एक इंटरव्यू में, जो एनटीपीसी का इंटरव्यू था, उसमें पूछा कि भाई आप ये बताइए ना, एंट्रोपी बेसिकली है क्या। मैंने बोला डेल एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। उन्होंने कहा कि डेल एस, अगर आप डेल एस भी लिख सकते हो तो इस डेल एस का मतलब क्या होता है सर, एस टू माइनस एस वन। अरे ये तो लिखते हो ना, खुद बताओ, ये ऐसे तो लिखते हो कि। उन्होंने कहा कि हाँ सर, हम तो ऐसे ही लिखते हैं। तो ये तो चेंज इन एंट्रोपी बता रहे हो ना। देखो उन्होंने ये वर्ड बोला कि ये तो आप तो चेंज इन एंट्रोपी बता रहे हो। मैंने कहा कि हाँ सर, चेंज इन एंट्रोपी तो बता रहा हूं ना। उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा कि टीएस मैंने एक डायग्राम ले लिया है, तो अगर मुझसे कोई पूछे ये पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है ये रहा, तो 2 और 1 के बीच में जो चेंज हो रहा है यही आपका क्या हो गया, डेल एस हो गया। मैंने कहा कि ये तो ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है यार, आपने बता दिया रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स है क्या। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आप लाइब्रेरी में गए, अब लाइब्रेरी में आपकी बुक्स फैली हुई है, ये फैली हुई है, वो फैली हुई है, तो आपके सिस्टम की एंट्रोपी क्या काफी ज्यादा है। अब आपने उनको क्या किया, एक बुक्स को उठाया और रैक्स में आराम से जमा दिया, तो उस सिस्टम की क्या एंट्रोपी कम है। तो वही बोल रहा है, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स बिखरे होंगे, वो सभी क्या आएंगे, एंट्रोपी की टर्म, मतलब अच्छे से फैले हुए, रैंडमनेस, इधर पड़ा है इधर पड़ा है, तो एंट्रोपी ज्यादा है। अगर मैं उनको एक साथ करके आराम से चिपका दूं इधर उधर, लो भाई रख दिया है, बिल्कुल अच्छे से कपड़ों पे इस्त्री करके रख देते ना, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, कम है। बट उन्होंने ये नहीं पूछा, वे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर बिहेवियर बताइए ना, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर या माइक्रो। तो मुझसे भी माइक्रोस्कोपिक पूछना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई बेटा आप एक काम करिए, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, आप कमेंट कर दीजिएगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि यार आप अगर इतना बता पा रहे हो, ये तो चेंज बता दिया। तो मैंने बोला उनको सर, ये जो कंडीशन मैंने बताई, ये मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक की बताई, क्योंकि हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। मैंने उनको बोला कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने ये कंडीशन बताई। सिर्फ एग्जांपल, आगे जाऊंगा जब एंट्रोपी चैप्टर आएगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने बता दिया। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, छोड़ो ना, माइक्रोस्कोपिक बता दो। कौन सा बता दो आप, माइक्रोस्कोपिक बता दो, आप कैसे करोगे। माइक्रोस्कोपिक में एंट्रोपी चेंज बता दो, एंट्रोपी के बारे में बता दो। तो जैसे ही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मेरे पास आया, तो यार मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद आ गई। मुझे बोल्ट्जमैन याद आ गए। उन्होंने क्या कहा था सर, तो बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि चेंज इन एंट्रोपी होती है बेटा के एल एन डब्ल्यू। ये आज उनकी कब्र, अगर मैं आपको दिखाऊं, उनकी कब्र पे भी आज ये एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। एस, एस डिनोट करता है एंट्रोपी को, ठीक है जी, एस डिनोट कर रहा है बेटा एंट्रोपी को। के क्या कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एन लैग, ये एन लोग, एन एन लोग, डब्ल्यू बीस नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वेज था, तरीका। उन्होंने पूछा नंबर ऑफ वेज, यस। मैंने कहा कि ये कवर पे लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन की, और प्रूफ भी करके गया एंट्रोपी को। उन्होंने क्या किया कि कैसे कैसे प्रूफ किया, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप प्रीवियसली बात करो, मैंने तो डायरेक्टली बता दिया चेंज इतना है, तो मेरा काम क्या हो गया, इजी हो गया, मेरे तो टाइम ज्यादा नहीं लगा ना, मैंने तो फटाक जैसी बताया, फॉर्मूला लगाया, इससे पा लिया। और यार अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल, वर्ड क्या था कि भाई मैं तो इंडिविजुअल पे फाइंड आउट करूंगा। क्या बोला उन्होंने कि मैं तो इंडिविजुअल पे फाइंड आउट करना है। अब इंडिविजुअल पे अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करे, ये तो मुद्दे वाली बात थी। अगर ये मुद्दे वाली बात थी तो उन्होंने बताया, आप लोग डाइस खेलते हो ना, लूडो डाइस, डाइस ना, आप लोग डाइस खेलते हो ना, लूडो वाले डाइस है। अब उन्होंने कहा कि 2 डाइस ले लो। उन्होंने क्या बोला कि 2 डाइस ले लो और उनको क्या करो, फेंको, पासा, पासा जिसको आप हिंदी में बोलते हो पासा, आप उनको थ्रो करो, फेंको। जैसे ही फेंकोगे तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या आने की, सर एक बार एक डाइस में 1 आ जाएगा, सुनो, और दूसरे डाइस में भी 1 आ जाएगा। तो देखो अगर 1 1 लाना है तो बताओ पहले डाइस पे कितना आएगा सर, मतलब दोनों का समेशन, इन दोनों का ऐड किया मैंने, ऐड करके कितना बन गया बेटा, 2 बन गया। तो समेशन पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 1, अरे हाँ है ना। फिर उन्होंने पूछा तीसरे पे, अगर मैं समेशन 3 ले लूं, अब ये तो नहीं कि एक डाइस पे सम बताओ 1, तो एक पे 0 आएगा, एक 1 नहीं आएगा ना। तो उन्होंने कहा दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने दोनों पासों को एक साथ फेंका, मैंने दोनों डाइसेस को एक साथ थ्रो किया। थ्रो करने पे एक पे आया 1, दूसरे पे आया 2। फिर मैंने दोबारा से फेंका, तो पहले पासे पे आया 2 और दूसरे पासे पे आया 1। तो तरीके कितने हो गए आने के, 2 तरीके।
यहां पे दो समेशन लाने को तरीका क्या है? सिर्फ एक तरीका है, एक नंबर ऑफ वेज है। 3 लाने का आपका ये नंबर ऑफ वेज है। अगर मैं 4 की बात करता हूं बेटा, 4 को कैसे लाऊंगा? तो मैंने फेंका, फैक्टरी क्या हुआ? 1 और 3 आ गया एक डाइस पे। अरे हाँ है ना। दूसरे डाइस पे एक पे 2 आ गया, दूसरे पे भी 2 आ गया। तीसरे डाइस पे पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 3। अब देखो 3 बन के चले। अरे हाँ है ना, बोलो। अगर मैं 5 की बात करता हूं तो मैंने पासे को जैसे फेंका, पहले पासे पे 1 आया तो दूसरे पे 4 आ गया। मैंने दूसरे को फेंका तो 2 और 3 आ गया। फिर मैंने दोबारा से फेंका तो पहले पासे पे 3, दूसरे पे 2, और अगले पे क्या किया? इधर 3 आ गया, इधर 3 और 2 हो गया ना, 4 और 1 आ गया। ये 4 और 1 आ गया इस तरीके से। तो नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? 4। तो बस यही कह रहा है, ऐसे 5 6 7 8 9 10 12 तक जाओगे निकालते हुए, तो आपका ये क्या कह रहा है कि आप S इक्वल टू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, लोग यहां पे आप 2 लिख दो, ये इसी तरीके से लोग 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 है। तो जहां पे भी मैक्सिमम, जहां पे भी ये वैल्यू ज्यादा आएगी एस की, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से आपको पासे की फॉर्म में फाइंड आउट करना था। अब बात समझ रहे हैं ना एंट्रोपी की? तो इंडिविजुअल बिहेवियर, तो वो मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि मुझे इंडिविजुअल बिहेवियर पता है कि नहीं। तो इस तरीके से निकालने के लिए यार मेरे पास क्या हो गया? टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। क्या हुआ? टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। और अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया है तो यार, तो फिर मैं क्यों लूंगा इसको? नहीं लूंगा ना। तो फिर मैंने क्या किया? सिंपल सा मैंने मॉलिक्यूल्स लेवल मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे गया, जहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं? एवरेज बिहेवियर। तो मैं मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट कर रहा हूं, उनका मॉलिक्यूल्स का एवरेज बिहेवियर, कि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या कह रहा है सिस्टम के अंदर, वही अप्रोच है। तो आपसे कभी कभार पूछ रहे थे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे वो सभी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे होगी। मैं पहले बता देता हूं, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सभी प्रॉपर्टीज क्या होगी? आपकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे होगी। अरे करेक्ट या नहीं? अरे आ रहा है समझ में? अरे पहले तो लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट, तो ये सभी चीजें हो जाएगी आपकी। तो यहां पे ये बन के आ जाएगा। अरे आ रहा है समझ में बेटा? तो ये मुझे एक एग्जांपल बताना था, ये कंप्लीटली एंट्रोपी वाला। अपकमिंग जब एंट्रोपी का चैप्टर आएगा वहां पे इजिली एकदम से कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है जी, अब कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज होती क्या है? प्रॉपर्टीज होती क्या है सर? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। क्या बेटा? मेजरेबल कैरेक्टर, जिनको मेजर किया जा सकता है। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक विद इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम, जिन मेजर कर, प्रॉपर्टी क्या है? जिनको मेजर कर सकते हैं वो। एग्जांपल सपोज करो, क्या कर सकते हैं मेजर? वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, हाँ जी। प्रेशर मेजर कर सकते हैं, हाँ जी सर। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, हाँ जी। तो इन सभी को क्या बोला गया? आपको प्रॉपर्टीज बोला गया। डेफिनेशन क्या दी गई है इनको? कि सर ये प्रॉपर्टीज है। क्लियर बात है? तो अगर ये प्रॉपर्टीज है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की है। एक तो आपकी जो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, पहला टाइप क्या है? इंटेंसिव। और दूसरा टाइप है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। अब याद करने का तरीका क्या होता है बेटा? देखो लिखा हुआ है ना, आई एन, इन, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, प्रॉपर्टी दोज आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन मास और साइज। साइज पे और मास पे जो डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ साइज, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। आप लिखिए ऑफ मास और साइज। ऑफ साइज या मास भी लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है भाई साइज पे, इंडिपेंडेंट। अरे इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, इंडिपेंडेंट है ना, नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव क्या है? जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, जो डिपेंडेंट है। अब सर कैसे फाइंड आउट करते हैं? यही कॉन्सेप्ट पूछते हैं आपसे, जो मैक्सिमम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन के आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, वो बेटा इसी से ही आता है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, कुछ पत्ते तो अपने बाद में भी खोलने चाहिए ना इक्का दुक्की। यूपी ट्रिपल एसबी ने, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा। इसका ये तो फॉर्म फिलअप की डेट थी, एग्जाम हुआ है 2022 में, एग्जाम हुआ 22 में, अभी 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ, उसमें पूछा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, एक क्वेश्चन 3 नंबर। अब ये बताते कैसे? देखो बताने का तरीका क्या है, सिंपल सा बताने का तरीका क्या है। अगर आप लोग बच्चे हो तो यार देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप अपने कॉलेजेस में भी जा सकते हो। देखो अब ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है?
बॉक्स बनाया, ठीक है सर आपने बॉक्स बनाया, ये रूम है जो मेरा रूम है, ठीक है। एक तरफ लिख देते हैं इंटेंसिव, एक तरफ क्या लिख देता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक तरफ लिख देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, मैं ये किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं सारे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर मैं इस रूम में, देखो मेरा जो रूम है, हमारे पास अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक रूम में मैं हूं, दूसरे रूम में मेरा ब्रदर है, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्रेशर की बात करता हूं, या इसी रूम को पार्टीशन कर देता हूं, मैं सपोज करो इसी रूम को पार्टीशन कर दिया, एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरा ब्रदर है, तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, तो प्रेशर भी ऑलमोस्ट इसी रूम में एक जैसा होगा, वन बार, उस रूम में भी क्या होगा, एक बार होगा। क्या ये कहीं बटा है, नहीं बटा। तो आप एक चीज बताइए ना, अगर मैं इस चीज में ध्यान से सुनना, क्या ये मास के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें अगर 200 लोग भी आ जाए या साइज कितना भी हो जाए, अब साइज ले लो बाहर, रूम ले लिया काफी बड़ा, उसका प्रेशर भी एक बार होगा, टेम्परेचर भी सेम होगा। अब ये थोड़ी कि रूम के इस कोने पे खड़े हो या रूम के उस कोने पे खड़े हो कि टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा, नहीं, रूम है टेम्परेचर सेम का सेम रहेगा। अगर टेम्परेचर सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो साइज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। दैट्स मीन क्या हो सकता है सर, बताओ ना, प्रेशर, टेम्परेचर, ये दोनों क्या हो गए, इधर इधर आ गए सर, इंटेंसिव में आ गए प्रेशर। अरे आएगी नहीं है, देखो इंटेंसिव में प्रेशर टेम्परेचर, अब मैं यहां पे खड़ा हूं, प्रेशर कुछ हो रहा है, बाहर चला जाऊंगा, प्रेशर सेम रहेगा ना हर बार। टेम्परेचर है यहाँ पे भी, मानो चलो 30 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर भी थी, तो टेम्परेचर तो बट ही नहीं रहा ना कहीं पे भी, ठीक है सर। डेंसिटी, अगर इस सिस्टम में डेंसिटी, अगर सपोज करो डेंसिटी जो है, जो की त्यों रहेगी, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, चलो ठीक है। और देखो एक फ्लूइड बह रहा है, उसकी विस्कोसिटी जो यहां पे है वो पाइप के उस तरफ भी होगी, तो विस्कोसिटी भी एक एग्जांपल हो गया। अरे हाँ है ना, एक एग्जांपल हो गया जो बच्चे को बहुत परेशान करता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, अरे हाँ है ना। एक आपके यहां पे आप और लिख लो वेलोसिटी। अगर देखो वेलोसिटी क्या कह रहा है, देखो आप 200 किलोमीटर दूर भी खड़े हो, 5 किलोमीटर दूर भी खड़े हो, 10 किलोमीटर दूर भी, अगर वेलोसिटी वहां पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी तो 5 मीटर पर सेकंड है। अब ये कि बीच में पहाड़ आ जाए या पर्वत आ जाए, अरे मैं भी खुद खड़ा हो जाऊं, आप भी खुद खड़े हो जाओ, तो चेंज थोड़ी होने वाली है, नहीं होगी। अरे मेरे से तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही है, तो वो सब की सब क्या है, इंटेंसिव। तो जो इंडिपेंडेंट है साइज पे और मास पे, जो डिपेंड ही नहीं करता, कुछ भी हो जाए, उन सभी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दिखाई दे रहा है। अब बच्चे ने बोला सर मास खुद ले लो, तो मैंने ये बॉक्स लिया, मैंने इसको हाफ किया, काट दिया, मास था तो देखो आधा मास तो इस तरफ आ गया, आधा मास इस तरफ आ गया। सपोज करो टेम्परेचर को कट करो, टेम्परेचर ये रहा, टेम्परेचर ये रहा, कट करके दिखाओ, 25 डिग्री सेल्सियस इधर है, 25 ही उधर है। अब ये थोड़ी कि 12.5 इधर हो जाएगा, 12.5 उधर हो जाएगा, नहीं रहेगा 25 ही ना। प्रेशर है, एक बार इस रूम में का है, एक बार उस रूम का है। तो अगर आप एक चीज बताओ, मैं इस रूम को बीच में से कट कर दूं, क्या वो आधा बार में हो जाएगा, नहीं सर, प्रेशर तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए जब प्रेशर ज्यों का त्यों है, वर्ड को समझना, अगर प्रेशर ज्यों का त्यों है तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। अब वॉल्यूम है, सपोज करो वॉल्यूम ली मैंने, तो वॉल्यूम आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई, तो देखो जो मास है या फिर वॉल्यूम बोल लीजिए, वॉल्यूम, वो सभी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। अब एक बच्चे ने कहा सर काइनेटिक एनर्जी, एक बच्चे ने क्या बोला सर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, है ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो हाफ mv स्क्वायर होता है सर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखना मैंने हाफ mv स्क्वायर तो डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ mv स्क्वायर हो गया ये, है ना। अरे आधा इधर आधा इधर, तो हाफ mv स्क्वायर का देखो, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई 2, तो ये तो अपने आप ही क्या हो गई, हाफ हो गई। इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बोल लीजिए, या फिर इंटरनल एनर्जी बोल लीजिए, ये सभी के सभी एनर्जी टाइप क्या होंगे आपके, वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट है। तो वो सब के सब किस पर आने वाले बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। अगर इन फ्यूचर, याद रखना आपको, इन फ्यूचर कभी इन प्रॉपर्टीज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिवाइड वाला रूल करके लीजिए जैसे मैंने किया, तो इंटरनल एनर्जी भी इस तरीके से बन के आ जाए। अब क्वेश्चन यहां से तो बन के आ रही है, अब कुछ कुछ देखो नया क्वेश्चन कैसे बन के आता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो कैसे पूछ रहा है, सुनना बड़े ध्यान से, नोट करके लिख लेना। अगर मैं इसको नोट करके लिखूं तो देखो, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
देखो मास और वॉल्यूम रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो ये ना कहां चला गया, डेंसिटी, रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो दो रेशियो है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशियो क्या बना रहा है, डेंसिटी बना रहा है, और डेंसिटी अपने आप में क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपसे पूछे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, तो आपको बोलना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। चलिए ठीक है, एक सेकंड नोट पॉइंट लिखिए, जिनके पास भी स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा, जिनसे पहले स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो कुछ भी स्पेसिफिक वर्ड अगर कहीं पे भी जुड़ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, है ना, जो भी वर्ड जुड़ जाएगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो याद रखना एक जरूरी चीज, कैसे पता लगाएंगे कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं है, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास। अगर हम किसी चीज को मास से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, मास से डिवाइड कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो वॉल्यूम को अगर मैंने मास से डिवाइड किया तो स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा इज नथिंग एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बन जाएगा, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब स्पेसिफिक का मतलब अगर हम मास से डिवाइड कर दे, तो आपने सुना होगा पर केजी मास, अरे हाँ है ना। तो स्पेसिफिक, तो अब वर्ड देख लो बहुत सारे, स्पेसिफिक एंट्रोपी वर्ड आएगा निकल के, स्पेसिफिक एंथैल्पी वर्ड निकल के आएगा। तो जैसे जैसे ये वर्ड निकल के आएंगे, तो जहां पे भी एंथैल्पी से पहले, एंट्रोपी से पहले स्पेसिफिक वर्ड ऐड हो जाए, उन सबको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मे होप ये बात आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अरे हाँ है ना। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, दो एक्सटेंसिव का ये। तो जो बच्चे बिल्कुल न्यू तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में और एसएससी का फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे या फिलअप करने वाले होंगे, भाई उनके लिए तो बेस्ट न्यूज है ये। जल्दी से जाओ फॉर्म को फिलअप कर लो, एसएससी वाला है ना, डीआरडीओ का 2 सितंबर से आने वाला है, तो जल्दी से जाओ, फटाक से करो, चिपकाओ और काम बन जाएगा आपका। अरे हाँ है ना। चलो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। अब तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ अनदर चीजें देखिए। पहली चीज, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। अगर आप कभी भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन पे काम करता है। अब पॉइंट फंक्शन कैसे होता है सर, अब सपोज करो, देखो मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, वी और पी, प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ले लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ यहां पे होगा, हिसाब किताब ये रहा, तो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगी। अब क्या होगा, यहां पे होगा, तो ये पॉइंट 2 हो गया। तो पॉइंट फंक्शन दैट इज स्टेट फंक्शन, आप इसको क्या बोलते हैं, ये किसी स्टेट के बारे में बता रहा है, तो स्टेट फंक्शन। तो आप बोल सकते हो ये स्टेट। अरे ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो ना, स्टेट फंक्शन। तो ये है आपका प्रॉपर्टी 1 2। ऐसा थोड़ी बता रहा है कि यहां से नहीं, पॉइंट के हिसाब से बता रहा है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया भाई, पॉइंट फंक्शन है ये हमारे, कोई चेंज। दूसरी चीज, हम ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये मैथ की टर्म निकल के आती है यहां से कि भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, देखिए अगर आप प्रेशर को लिखते हो, अब देखना सुनना, अगर मैं चेंज इन प्रेशर लिखूं, अगर कोई मुझसे पूछे चेंज इन प्रेशर लिखो, तो चेंज इन प्रेशर अगर मैं लिखता हूं, तो बड़े ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं। तो चेंज इन प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, P2 माइनस P1 लिख सकता हूं। अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम बनाना है तो V2 माइनस V1 लिख सकता हूं। अगर मुझे कुछ भी बताना है तो मैं ऐसे तो लिखूंगा मास 2 M2 माइनस M1 लिखूंगा। तो ये इस तरीके से रिलेशन, अगर ये अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, डोंट वरी, पूरे का पूरा एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात, अरे इतनी तो है ना, ये चीजें याद रखना यहाँ पे। तो P2 माइनस P1 ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से शो कर रहा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तीसरा, दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री पे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री। पास्ट में क्या हुआ उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, पास्ट में इनके साथ क्या हुआ ये डिपेंडिंग नहीं करते। मैंने पहले ही बोला है कि भाई ये इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री पे ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट है। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्रीज,
पास्ट हिस्ट्रीज पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है भाई। ये चीजें याद रखना, पास्ट हिस्ट्री भी कह लीजिए या फिर आप एक चीज कह लीजिए। हाँ, जैसे एग्जांपल है यार, अगर आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट है पाथ पे, आप सिंपल सा बोलिए हाँ आपके कमेंट दिख रहे हैं और ये डायरेक्टली क्या करेगी, इंडिपेंडेंट है पाथ पे, तो ठीक है पास्ट हिस्ट्री है, तो पास्ट हिस्ट्री पे है नहीं, क्या कर रहा है पिछले वाला मुझे क्या पता है, ठीक है बन गई बात, हो गया काम, ठीक है एग्जैक्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बोला भी था कि हम लोग किस पे काम करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे, तो प्रॉपर्टीज भी किस पे काम करेगी, मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस पे काम करेगी। इस चीज का आपको याद रखना है, ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बेटा ये मैंने बता दिया, प्रॉपर्टीज की कहानी थी कुछ। प्रॉपर्टीज आप पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री, पास्ट में क्या हुआ, अब ये पॉइंट यहां पे आ गया, इसके साथ पास्ट में क्या हुआ मालूम ही नहीं है, पास्ट हिस्ट्री है कुछ लो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं तो ये 2 है 1 है, इनके पॉइंट 2 पे क्या थी चीज उसको नहीं मालूम है ना भाई, देखो 1 पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सभी चीजें आपको बड़े ध्यान से पढ़नी, आगे चलते रहेंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के थ्रू ही पढ़ा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक वर्ड बोल रहा है सर, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होती है सर, स्टेट ऑफ द सिस्टम काफी कंफ्यूजन होता है। अरे मैं कोई सिस्टम हूं, मैं हूं, आप मुझे मान लीजिए स्टेट, मैं मुझे मान लीजिए मेरी कंडीशन क्या है यार, स्टेट का मतलब क्या होता है, आप किसी को जज कैसे करते हो भाई इसकी स्टेट क्या है, यार क्या है इसकी स्टेट, ये आप बोलते ना स्टेट क्या है, तो स्टेटस कहते ना कि स्टेटस क्या है तुम्हारा, बोलते ना, तो मेरी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। आप सीधा ही तो बोल रहे हो ना, आप तो सीधा उसको ये कह रहे हो कंडीशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कंडीशन क्या होगी वो ये स्टेट ऑफ द सिस्टम है। अरे हाँ है ना, अगर मैं कोई मुझसे पूछे क्या प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई पूछे प्रोसेस क्या चल रहा है, अरे आप देखो सपोज करो मैं एक स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के बाद अरे स्टूडेंट था, मैं बीटेक मैंने एमटेक, तो मैं जब उसमें था तो स्टूडेंट था, तो वो पूछते क्या प्रोसेस चल रहा है भाई, तो मैं क्या बोलता, चेंज, एनी चेंज ऑफ द स्टेट। अरे प्रोसेस क्या है, मैं आज जब मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं, तो जब मेरे पास पैसे हुए तो मैं कह रहा हूं ना यार मेरा तो प्रोसेस अच्छा चल रहा है, प्रोसेस अच्छा चल रहा है, तो मेरी जो स्टेट थी, जो मेरी कंडीशन थी पहले, वो चेंज हो रही है। तो एनी चेंज इन, आप देखिए एनी चेंज इन स्टेट, स्टेट अगर मेरा किसी स्टेट में चेंज हो रहा है, कंडीशन में चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, प्रोसेस। अरे आप कहते हो ना कि यार आपने तैयारी कैसे की, तो आपने कहा कि यार सबसे पहले तो मैंने एड अंकल पे गया, वहां पे सर पढ़ा रहे थे, मैंने उनका यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने सारी चीजें पढ़ाना स्टार्ट की, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स को रेफर किया, हेल्प ली, मैंने दूसरी फैकल्टीज जो मेरी फैकल्टीज थी, मेरी कॉलेज फैकल्टीज थी, मेरे मम्मी पापा थे, फादर थे, ब्रदर थे, तो मैंने उनसे हेल्प ली। तो मैं क्या किया कि जब मैंने उनसे हेल्प ली तो 1 साल बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप प्रोसेस क्या था सर, जो स्टेट थी, जो मेरी कंडीशन थी, मैंने उनमें चेंजेस लाना स्टार्ट किया, और वो चेंजेस क्या कहला गए, प्रोसेस कहला गए। और जो मेरी कंडीशन थी तो सब कहते थे स्टेटस क्या है, स्टेट क्या है सिस्टम की, तो कंडीशन बतानी होती थी, भाई मेरी तो कंडीशन बहुत खराब है, तो खराब है तो वो स्टेट हो गई आपकी सिस्टम की, कि ये सारी चीजें हैं। तो समझ में आ रहा है ना, एग्जांपल, तो एग्जांपल को ऐसे रिलेट करना सोचोगे तो काम बन जाएगा आपका, अदरवाइज आप सोचते रहोगे क्या बताऊं नोट फट जाओगे। इजी लैंग्वेज, यहाँ पे ये नहीं कि ऐसा कोई डिफिकल्ट लेवल बताया जा रहा है, नहीं यार बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। चलिए अब एक कंडीशन आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एंड लगा लो, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये 2 कंडीशन बता दो सर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या है। देखिए ये अगर मैं एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से बात करता हूं, एग्जांपल अब देखना, सोचना, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं, आपको टेंशन नहीं लेने की। ये गाड़ी है, देखना ये गाड़ी है, ये गाड़ी क्या है, एक रोड पे चल रही है, एक रोड पे चल रही है। अगर ये रोड पे चलेगी तो ध्यान से सुनना, तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा सर, फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो अगर आप यहां से देखोगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो ये सिस्टम है, इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है सर, सराउंडिंग पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है सर, सराउंडिंग पे पड़ रहा है। अगर इसका इफेक्ट सराउंडिंग पे पड़ रहा है, ठीक है, अब ये तो नहीं कि जो इफेक्ट सराउंडिंग पे जा रहा है, ध्यान से सुनना, जो इफेक्ट सराउंडिंग पे हो रहा है वो वापिस रीगेन हो जाएगा, नहीं। अब ये थोड़ी की गाड़ी में जो इसने धुआं निकाला, सपोज करो कंजप्शन हुआ, हीट जनरेट हुई,
यहां से क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। अब ये थोड़ी कि हीट को ये वापस अपने अंदर ले जाएगा, नहीं लेके जाएगा ना, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्स ही नहीं हो सकता, जो रिवर्स ही नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। सर रिवर्सिबल क्या होगा, एक एग्जांपल बताओ। अब मैं आपको बताता हूं, बरसात में बादल है सर, बादल क्या करेंगे, जमीन पे आएंगे और पानी को लेके चले जाएंगे। अरे सिंपल सा बेसिक्स है, पानी ऊपर जाए। अब ये थोड़ी कि पानी ऊपर है, आसमान में पानी है, ऐसा थोड़ी है। पानी तो अर्थ पे होगा ना, तो वेपोराइजेशन होकर वही फिर बरसात नीचे आएगी। तो जो पानी ऊपर जा रहा है थोड़े टाइम के बाद नीचे आ रहा है, तो जो इफेक्ट पड़ना था वो बार बार आ गया। तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। अब ये नहीं कि सर बाढ़ आ गई, मैं बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, बाढ़ अलग तरीके से आती है। तो अगर आपने देखा होगा तो डैम वैम के बादल फट गया या डैम वैम के गेट खुल गए, तो हैवी बरसात से डैम को नुकसान हो, इतने अरबों रुपए का बनता है, तो डैम के गेट ओपन कर दिए जाते हैं, तो बाढ़ इस वजह से आती है। तो दूसरा ये थोड़ी कि पानी पानी आ गया तो बाढ़ आ जाएगी, नहीं, पानी तो फिर चला जाएगा जहां पे था। तो क्या होगा, ऊपर गया फिर से बरसात। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है एक तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर सपोज करो इस वाली हीट ने, जो इसने हीट दी, तो अगर आप इस हीट को वापिस ले जाओ तो रिवर्सिबल हो गया। दैट्स मीन अगर सिस्टम फ्रिक्शन लेस है, अब मैं वही बोल रहा हूं, अगर सिस्टम फ्रिक्शन लेस है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं अब क्या बोल रहा हूं, सिस्टम पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा खुद के, और सराउंडिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता रिवर्सिबल प्रोसेस, और जिन पे इफेक्ट पड़ता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो वापस तो गेन नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। सपोज करो, गेन का इन द सेंस क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज करो आपने यहां से, ये कोई सिस्टम है, इसने यहां से हीट को रिलीज किया क्यू, ठीक है, क्यू की वैल्यू है 50 जूल। फिर आप ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब इसको हीट चाहिए थी, फिर इसके पास आ गई, इसी सिस्टम के पास 50 जूल, यही सेम है 1 और 1, तो 50 जूल है। तो अब देखो जो गया वो वापस आ गया आपके पास। अरे आया कि नहीं आया बताओ। अगर ये वापस आ गया तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं सर, इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये गया और वापस आ गया, तो 50 गया और 50 ही वापस आ गया, तो कितना हो गया चेंज, चेंज आ गया आपका 0। अगर चेंज 0 आ गया तो प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो माय डियर ये आया समझ में। चलो अब आपके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स आए कि नहीं आए आपके, बता देना भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, जल्दी से बताओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को तो वो बता सकता है। ठीक है जी, तो देखो बेसिक चल रहा है। कल की क्लास में तो क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, कल तो भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, कल सारे क्वेश्चंस आएंगे यहां बन के। तो बेटा देखो ये सभी जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कहानी के उद्भिद होती है, करेक्ट ना। तो चेंज अगर 0 आ गया तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब कैसे दिखाते हैं सर, सॉरी, अगर आप यहां पे हो तो कोई चेंज हो रहा है इस तरीके से 1 और 2, सर ये ग्राफ क्यों बना देते हो आप ऐसे, ये बताऊंगा जब आगे चलेंगे, तो ग्राफ कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये कोई स्टेज तो ऐसे आया और चेंज भी ऐसे दिखा दो तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं हो आपको जो ये कंडीशन समझा रहा हूं ना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सभी चीजें कल की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो याद रखना कल हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। तो अब बेसिक देखो, जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे कल भी पढ़ेंगे, 3 क्लासेस मैंने बेसिक्स की कंसीडर की थी आपकी, तो बेसिक के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि भाई क्वेश्चंस क्या है। तो कल की क्लास में कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ कोई डाउट है, ऐसा कोई डाउट कि जो आप लोग पूछना चाहते हो वो कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट देख के आपको डाउट बता दूंगा। एक चीज और, ठीक है, चलिए अगर और कोई चीज डाउट, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट है आपके पास आप मुझे बता दीजिए, उन डाउट को मैं कवर अप कर दूंगा बेटा। और हाँ आपकी नई फैकल्टीज भी आने वाली है, डोंट वरी, वो सारी फैकल्टीज आपके पास आने वाली है, जल्द आएगी आपको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई डाउट है आपको। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है, चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लाइव तो हम लोग चल ही रहे हैं। और इसके अलावा कोई डाउट, अच्छा एक बच्चे ने पूछा सर, हाँ मैं एक चीज, ठीक है, गिब्स फेज रूल है ना,
हाँ ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी बता देता हूँ, गिब्स फेज रूल। अगर देखो आप लोग थर्मो पढ़ रहे हैं, मैं आपको यहीं पे कंसीडर कर देता हूँ थर्मोडायनेमिक। गिब्स फेज रूल होता क्या है? अगर आप फेज रूल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ सिंपल सा गिब्स फेज रूल, आप इस थर्मो को हटा दीजिए, तो गिब्स फेज रूल होता है P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। P क्या होता है? P होता है फेज, नंबर ऑफ फेजेस, कि कल करेंगे ना इसको, डोंट वरी। नंबर ऑफ फेजेस होता है, नंबर ऑफ फेजेस। ये क्या होता है? डिग्री, डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई किसी की मुझे स्टेट बतानी है, तो क्या स्टेट है इसकी, रिक्वायर्ड क्या स्टेट क्या है वो, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। अगर मैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं या स्टेट के बारे में बता रहा हूं या क्या चीज है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम हेल्प लेते हैं। सी, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं ये पूछ लेता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ फेजेस, ये सी के, ये टू क्या डिनोट करता है? देखो हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं, ये सिंपल गिब्स फेज रूल है, तो यहां पे दो वर्ड होते हैं, ये कंसीडर किया जाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्योंकि जो चेंजेस आप देखते हो प्रेशर एंड टेम्परेचर पे देखते हो, आप कहते हो ना कि 1 बार पे इतना टेम्परेचर है, 2 बार पे इतना टेम्परेचर है, 3 बार पे, तो प्रेशर के साथ साथ आप टेम्परेचर पे भी वर्क करते हो। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर गिब्स फेज रूल या फिर सीधा बोले गिब्स फेज रूल बताओ क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट कर देते हैं। तो गिब्स फेज रूल ये कहलाता है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की अलावा हम लोग मटेरियल साइंस की बात करें, मटेरियल साइंस में भी गिब्स फेज रूल आता है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे 2 की जगह पे 1 ले लेते हैं। क्योंकि मटेरियल साइंस में अगर आप हीट ट्रीटमेंट करो, कुछ भी करो, तो सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात होती है, वहां पे हमें प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पे प्रेशर के एक को हटा दिया जाता है। तो 1 + 1 बन के आया प्रेशर और टेम्परेचर, तो 1 + 1 प्रेशर और टेम्परेचर को ऐड किया गया, तो 2, वहां पे सिर्फ एक 1 को हटा दिया गया क्योंकि प्रेशर का लेना देना नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर ही वो प्रॉपर्टी है जिसमें सारा फंक्शन डिपेंडेंट होता है। तो यहां पे 2 चीजें डिपेंडेंट है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। वहां पे क्या है, सिर्फ टेम्परेचर होगा, प्रेशर पे हमारा कोई वर्क नहीं होगा। तो गिब्स फेज रूल अकॉर्डिंग टू मटेरियल साइंस यहां पे 1 आ जाता है। अगर सिंपल पूछे या फिर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से पूछे, थर्मो या सिंपल पूछे, तो आपको 2 को कंसीडर यहां पे करना है। तो और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो डियर, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। यहां पे तो आपको रेगुलर में मिलता रहूंगा, आप लोग यहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो हमें, ये सारी डिटेल्स है वेबसाइट की, अगर कोई भी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आप ये रहा, और अगर कोई बच्चा जेईई में गेट की तैयारी करना चाह रहा है, गेट, तो हमारे लिए गेट का अलग से चैनल, गेट की तैयारी, क्या नाम है बेटा, गेट की तैयारी। आप हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों से जुड़ जाइए। साथ में अगर जेईई, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको इस चैनल के जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है आपको, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, और मैं आपको मिलता हूं 3 PM पे। तो याद रखना, 3 PM टाइम नोट कर लीजिए। और कुछ दिनों में आपकी एक नई फैकल्टी आने वाली है न्यू सब्जेक्ट के साथ, तो आपको देखना यहाँ पे और फैकल्टीज के साथ आप लोग कंबाइन हो जाओगे, पढ़ोगे और ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को भी और एज वेल एज यूट्यूब को भी। जितना जल्दी कर लोगे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम आपका अरेंज करेंगे। साथ साथ मैं ये सारी चीजें पढ़ा ही रहा हूं। अगर कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जेईई की तैयारी पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।